वॉशिंगटन और तेहरान के बीच युद्ध विराम तेजी से टूट रहा है। अमेरिकी बलों ने लगातार चौथी रात ईरानी सैन्य ठिकानों पर दक्षिण में हमले किए, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप दबाव की नीति बढ़ा रहे हैं। ईरान पलटवार कर रहा है और लड़ाई बढ़ा रहा है। सेंटकॉम के अनुसार उसने एक हफ्ते में कम से कम 7 वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया है। आईआरजीसी ने मध्य पूर्व से ऊर्जा निर्यात मार्ग रोकने की धमकी दी है। हाल ही में ईरानी मिसाइलों और ड्रोन ने कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, कतर और ओमान पर हमला किया, जिसमें आईआरजीसी ने अमेरिकी ठिकानों और अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप तनाव बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं। मैं ऊर्जा लक्ष्यों को आखिरी के लिए बचाकर रखूंगा, लेकिन आखिरकार हम ऊर्जा लक्ष्यों को निशाना बनाएंगे। हाँ, लेकिन हम आज रात उन पर बहुत ज़बरदस्त हमला करेंगे। हम कल रात भी उन पर बहुत ज़बरदस्त हमला करेंगे। हम परसों रात भी उन पर बहुत ज़बरदस्त हमला करेंगे। और फिर अगले हफ्ते उनके लिए हालात वाकई बहुत ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि अगले हफ्ते बिजली घरों की बारी है, अगले हफ्ते पुलों की बारी है। हम उनके सारे बिजली घरों को ठप कर देंगे। हम उनके सारे पुल तबाह कर देंगे जब तक वे वार्ता के लिए नहीं आते। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने बातचीत के लिए दबाव बनाने को इस तरह की धमकी का इस्तेमाल किया है। यह दिखाता है कि लड़ाई और बढ़ सकती है, जिससे ईरान और खाड़ी देशों पर गंभीर असर पड़ सकता है, जबकि इजराइल अभी इसमें शामिल नहीं है। लेकिन इजरायली अधिकारियों का आकलन है कि अमेरिका ईरान के साथ फिर से पूर्ण पैमाने पर सैन्य टकराव की संभावना के लिए तैयारियां तेज कर रहा है। अमेरिका ने रातों रात ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी फिर शुरू कर दी। तेल की कीमतें एमओयू साइन होने के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर हैं, क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल प्रवाह को लेकर डर बढ़ा है। तो और प्रतिक्रियाओं के लिए हमें खुशी है कि हम जोनाथन साये का स्वागत कर रहे हैं, जो फाउंडेशन फॉर द डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज में ईरान पर केंद्रित रिसर्च एनालिस्ट हैं, जो अब वॉशिंगटन से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आपको देखकर अच्छा लगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो होर्मुज जलडमरू मध्य इस तनाव का केंद्र बना हुआ है। वहां किसका नियंत्रण है और ये संभावित शुल्क क्या हैं? क्या सैन्य दबाव काम कर रहा है? यूएस सेंट्रल कमांड ने आज सुबह 90 मिनट तक ईरान पर ये हमले किए। क्या तेहरान को फिर से उस वार्ता की मेज पर लाने के लिए यही करना पड़ेगा? आपकी क्या राय है? चुनौती तेहरान को वार्ता की मेज पर वापस लाने की नहीं है, असली बात उनसे ठोस रियायतें हासिल करने की है। तेहरान और वॉशिंगटन ने कहा है कि वे बातचीत को तैयार हैं, चाहे गोलीबारी जारी हो, लेकिन इससे नतीजा निकलना तय नहीं है। लेकिन जहां तक खुद होर्मुज जलडमरू मध्य की बात है, चुनौती ये है कि शासन सिर्फ एक ड्रोन से ही इस जलडमरू मध्य को बंद कर सकता है। यहां तक कि मिसाइलों का इस्तेमाल करना भी जरूरी नहीं है, हालांकि कभी कभी ऐसा किया जाता है। तो इन सभी सैन्य ठिकानों को नष्ट करना निश्चित रूप से असर डालेगा, लेकिन इसे फिर से बंद करने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति और एक प्रक्षेप्य ही काफी है। लेकिन इसके बावजूद ये व्यापक अभियान संकेत दे सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका शायद अन्य विकल्पों पर विचार कर रहा है। मुझे पता है कि चर्चा शायद बहुत सख्त थी, यहाँ तक कि दक्षिण पश्चिमी प्रांत बुशेर में भी शायद जमीनी सैनिकों को तैनात करके जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने की बात थी, लेकिन ऐसा लगता है कि हम अभी भी उससे काफी दूर हैं। मकसद ये है कि तेहरान के निर्णयकर्ताओं पर दबाव डालकर उन्हें जलडमरू मध्य पर हमला करने से रोका जाए, न कि उनकी क्षमताएं या संसाधन खत्म किए जाएं। ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी फिर शुरू होने पर आपके विचार? अमेरिकी सेना ने कहा, नाकाबंदी लागू होने के बाद उसने 2 वाणिज्यिक जहाज दूसरी दिशा में भेजे। अमेरिका का कहना है कि ईरान ने पिछले हफ्ते 7 वाणिज्यिक जहाजों पर हमला किया और वो लगातार खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है। आपके हिसाब से हालात पूरी तरह बदलने से पहले ये कितने समय तक चलेगा? हमने देखा है कि नाकाबंदी अमेरिका का इस्लामी गणराज्य पर सबसे बड़ा दबाव का साधन रही है, क्योंकि ये अधिकतम दबाव अभियान का सटीक उदाहरण है, जबकि प्रतिबंध सिर्फ एक हद तक ही असरदार हो सकते हैं। नाकाबंदी की वजह से ही शासन अब अवैध रूप से चीन को तेल की तस्करी नहीं कर सका, इसलिए ये दबाव बहुत अहम है, खासकर जब ईरान ने महंगाई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा है। लेकिन फिर से सवाल उठता है कि क्या दबाव सिर्फ तेहरान के रवैये को नरम करता है, या फिर शासन के अधिकारियों के बीच जो फिर से अविश्वास और डर पैदा हो रहा है, वो उन्हें समझौता करने से और दूर कर देगा। वे समझौते को कमजोरी मानेंगे।
अब तक सारे संकेत इसी ओर हैं। असल में इन क्षमताओं का इस्तेमाल बेहतर समझौते के बजाय शासन को अंदर से कमजोर कर तेहरान में सत्ता के प्रणालीगत हस्तांतरण का रास्ता साफ करने के लिए हो रहा है। कोई ये भी सोच सकता है कि इस सैन्य हमले के बाद शासन के लिए फिर से बातचीत की मेज पर लौटना अपमानजनक होगा। बंदरगाह की बंदी का तो जिक्र ही क्या। इस बीच दुनिया भर में तेल की कीमतें और अमेरिका में गैस की कीमतें फिर बढ़ रही हैं। मिड टर्म चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं हैं। क्या आपको लगता है ट्रंप पुल और ऊर्जा स्थलों जैसे अहम ठिकानों को निशाना बनाएंगे, जैसा वो करने का वादा कर रहे हैं? संकेत असली हैं और युद्ध के पहले चरण में कुछ महीने पहले इन ठिकानों पर हमले के कुछ मामले सामने आए थे, लेकिन ये पुष्टि नहीं हुई है कि वे जानबूझकर निशाना बनाए गए थे या वे किसी और हमले का नतीजा थे। लेकिन असली चुनौती निशाना नहीं, बल्कि उसके पीछे का संदेश है। ये सोच कि इस बुनियादी ढांचे और क्षमताओं को नष्ट करना, सभी ईरानियों पर दबाव डालना, यह सोचकर कि इससे शासन पर दबाव पड़ेगा और बेहतर समझौता होगा, न केवल ईरानियों को अलग थलग करने का जोखिम है, बल्कि यह गलत गणना भी है। जैसा कि हमने कहा, नया दबाव शासन के व्यवहार को नरम नहीं करता। यही असली चुनौती है। संदेश स्पष्ट होना चाहिए कि अगर ईरान के अंदर आवश्यक बुनियादी ढांचे पर हमला किया जाता है तो इसका मकसद आम जनता को सशक्त बनाना है। ईरानियों को बिना बुनियादी ढांचे के नहीं छोड़ना है, खासकर ऐसे क्रूर शासन के तहत जिसने अमेरिका से समझौता किया है। इन कदमों में कई जोखिम हैं। हम देखेंगे क्या होता है। वॉशिंगटन से लाइव आपके विचारों की सराहना करती हूँ। जॉनथन साय, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडियो में स्वागत करना मेरे लिए खुशी की बात है डैनी आइलॉन का, जो अमेरिका में इजराइल के पूर्व राजदूत और इजराइल के पूर्व उप विदेश मंत्री हैं। हमारे वरिष्ठ मध्य पूर्व संवाददाता एरियल ओजरान और संवाददाता बिलाल स्लेडन। सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद। राजदूत महोदय, आपको फिर से स्टूडियो में देखकर अच्छा लगा। डोनाल्ड ट्रंप ने तो जैसे बेहद आक्रामक अंदाज में सामने आए हैं, हमें बताइए कि वो इस समय ईरानियों को क्या संदेश दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनकी सहनशीलता अब थोड़ी कम हो रही है। देखिए, मेरा मानना है कि जब आप ट्रंप और उनके संदेशों की बात करते हैं तो हर चीज को उस तारीख और उस समय राष्ट्रपति के मूड के हिसाब से देखना पड़ता है। मुझे लगता है वो ईरानियों से नाराज हैं। सही भी है, क्योंकि बातचीत में उन्होंने बहुत कुछ दिया। जो समझौता ज्ञापन तय हुआ था वो पूरी तरह से ईरान के पक्ष में झुका हुआ था। तो मुझे लगता है कि वो एक रणनीतिक गलती कर रहे हैं। वे हमेशा खतरे की कगार पर खेलना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब वे संयुक्त राज्य अमेरिका पर और ज्यादा दबाव डालने और अधिक लाभ पाने की कोशिश कर रहे हैं तो वे खाई में गिरने का जोखिम उठा रहे हैं। और हमें दूसरी ओर ये याद रखना चाहिए कि उनके लिए खाई में गिरना उनके खुद के सत्ता पर कब्जा करने का जोखिम नहीं है, क्योंकि वे जो चाहें कर सकते हैं। अगर सब कुछ जलकर राख भी हो जाए तो भी उन्हें उन 8 करोड़ ईरानियों की कोई परवाह नहीं है जो उनका विरोध करते हैं। हम एक बहुत ही कट्टर, चरमपंथी, खतरनाक शासन की बात कर रहे हैं जो एक तरह से मसीहाई सोच वाला है, जिसे हार मानने या हार मानने जैसा दिखने से बेहतर सब कुछ जलकर राख हो जाना भी मंजूर है। मुझे लगता है कि ट्रंप के पास सीधे हस्तक्षेप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, और मुझे लगता है कि वो ऐसा करना ज्यादा पसंद करेंगे बजाय इसके कि उन्हें फिर से टैको कहा जाए। इसमें कोई शक नहीं। एरियल ओजरान, कल्पना करना मुश्किल है कि ईरानी शासन नेताओं के दिमाग में क्या चल रहा है। ये भी साफ नहीं है कि असल में वे फैसले ले कौन रहा है। लेकिन जब कोई देखता है कि उन वार्ताओं को फिर से शुरू करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, जैसा कि हमने पहले भी इशारा किया था, तो ये सिर्फ सैन्य दबाव की बात नहीं है, बल्कि कमजोरी के संकेत दिखाने की भी बात है। और साफ तौर पर शासन ऐसा नहीं करना चाहता। देखिए, अमेरिका ने 40 दिनों की तीव्र सैन्य मुहिम के बाद भी ईरान से वे रियायतें हासिल नहीं की जो वो चाहता था। इसलिए कम तीव्रता वाले हमलों में अलग नतीजे की उम्मीद करना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। लेकिन अगर तर्कहीनता की बात करें तो मौजूदा शासन इन हमलों के नतीजे में कोई भी रियायत देने के लिए इच्छुक नहीं दिखता। आखिरकार उनके दो मुख्य उद्देश्य हैं, एक अल्पकालिक और दूसरा रणनीतिक स्तर पर। अल्पकाल में उनका लक्ष्य होर्मुज जलडमरू मध्य पर वर्चस्व बनाना है।
युद्ध के पहले दिन ही उन्होंने इसे बंद कर दिया और उनकी सारी बयानबाजी इसी पर केंद्रित है। असल में वे होर्मुज जलडमरू मध्य के बारे में इतना ज्यादा बात कर रहे हैं कि वे जनता का ध्यान परमाणु खतरे से भी भटकाना चाहते हैं। इसी कारण वे जलडमरू मध्य पर इतना ध्यान दे रहे हैं और इसलिए ये हमले उनके प्रभाव और जलडमरू मध्य पर कब्जा जमाने की उनकी क्षमता को कमजोर करने के लिए किए जा रहे हैं। ये निकट भविष्य में इसे बदलने की संभावना नहीं है। नाकेबंदी को गेम चेंजर कहते हुए कहा गया कि इससे उन्हें फिर से बातचीत के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। लेकिन बड़ी तस्वीर में ईरान के लिए मुख्य रणनीतिक लक्ष्यों में से एक है खाड़ी अरब देशों से अमेरिकी उपस्थिति को हटाना। वे यहाँ अमेरिका को नहीं देखना चाहते, जैसे खाड़ी अरब देशों ने स्वीकार किया है कि उन्हें अब और साहसी व कट्टर हुए ईरानी शासन के साथ रहना होगा। ईरान इस तथ्य के साथ नहीं रहना चाहता कि अमेरिका की यहाँ सैन्य उपस्थिति है, इसलिए वो लगातार इन खाड़ी अरब देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहा है, ये उम्मीद करते हुए कि इससे ये देश अपना मन बदल लेंगे और वहां से अमेरिकी उपस्थिति को हटा देंगे। यहाँ भी मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा कर पाएंगे, अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। आखिरकार उनके मन में बहुत कड़वाहट है, खासकर सर्वोच्च नेता के सफाए के बाद। वे अपनी इज्जत फिर से पाना चाहते हैं और ऐसा करने का तरीका रियायतें देना नहीं है, बल्कि अमेरिकियों पर और ज्यादा दबाव बनाना है। यही चीज उन्हें आगे बढ़ा रही है। संघर्ष विराम के लिए बातचीत की मेज पर लौटना, युद्ध रोकना और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कोई राजनयिक समझौता करना उनका मकसद नहीं है, बल्कि वे अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे वे अमेरिका पर दबाव डाल सकें कि वो किसी और तरह के एमओयू के लिए तैयार हो जाएं, या कम से कम उस सोच के साथ कोई राजनयिक समझौता करे जिसे ईरान अपने लिए फायदेमंद मानता है। और बालिच, जब ईरान लगातार खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है जो कि अमेरिका के सहयोगी भी हैं, तो ये बात नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि वो इजराइल पर कोई असर डालने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। और ये निश्चित रूप से इसलिए है क्योंकि इजराइल तुरंत ही उसी तरह से जवाब देगा। बताइए कि ईरानी शासन अपनी मिसाइल और ड्रोन हमलों को खास तौर पर खाड़ी देशों पर क्यों केंद्रित करता है? हाँ, तो मूल रूप से ईरानियों के पास यहाँ दो सबसे अहम कार्ड हैं खेलने के लिए। पहला है हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जैसा कि एरियल ने यहाँ कहा। डोनाल्ड ट्रंप और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर और ज्यादा आर्थिक दबाव डालेंगे, साथ ही खाड़ी देशों पर हमले भी होंगे। आखिरकार हम देखते हैं कि वे सबसे ज्यादा जिस चीज की परवाह करते हैं, या असल में उनकी मुख्य चिंता, वो है उनकी समृद्धि और क्षेत्र में स्थिरता, बाकी सब चीजों से कहीं ज्यादा। ईरानी मानते हैं कि हमला कर डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन इजरायलियों के मामले में कहानी अलग है। वे इस हद तक इजराइल पर हमला करने से बच रहे हैं कि अमेरिकियों ने खाड़ी देशों से फ्यूल टैंकर, फ्यूल जेट्स इजराइल बेन गुरियन एयरपोर्ट तक भेज दिए, ये जानते हुए कि ईरानी वास्तव में उन पर हमला नहीं करेंगे। इजराइल ईरान की गलती का इंतजार कर रहा है। पिछले हफ्ते एक इजरायली अधिकारी ने कहा था कि अगर ईरान हमला करता है तो इजराइल सिर्फ बराबरी में नहीं बल्कि बड़े ऑपरेशन से जवाब देगा। इजराइल इसी का इंतजार कर रहा है। अभी ईरान ने इजराइल पे हमला रोक रखा है। मुझे नहीं लगता उनके पास अभी कोई वजह है ऐसा करने की। अगर अमेरिकियों के साथ युद्ध फिर शुरू होता है तो मुझे लगता है हिजबुल्लाह भी इसमें शामिल होगा और ये पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा। गलत आकलन इन घटनाओं की दिशा बदल सकता है। एम्बेसडर अगर इजराइल की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू शायद वॉशिंगटन में होंगे। वो सेनेटर लिंडसे ग्रैम के अंतिम संस्कार में जाएंगे और व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की अटकलें हैं। उनके पास ध्यान देने के लिए बहुत कुछ है। हमें सिर्फ खतरों के बारे में ही नहीं, सिर्फ ईरान के बारे में ही नहीं, बल्कि चुनाव भी कुछ ही महीनों में होने वाले हैं, इसके बारे में भी बताइए। देखिए बनीता, निश्चित रूप से ये बहुत दुखद अवसर है। सीनेटर लिंडसे ग्रैहम की मृत्यु से उनके करीबी और अटूट मित्र और महान अमेरिकी का निधन हुआ। राजदूत महोदय, क्षमा करें, आपके माइक्रोफोन में तकनीकी समस्या है, इसलिए हम थोड़ी देर में उस बिंदु पर लौटेंगे। मैं एरियल ओज़ेरान से अनुरोध करूंगी कि वे वही बिंदु आगे बढ़ाएं। आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप से उनकी संभावित आमने सामने मुलाकात के समय नेतन्याहू के दिमाग में सबसे अहम बात क्या होगी? हाँ, ये यरूशलेम और वॉशिंगटन के बीच
कई मुद्दों पर अपनी अपनी स्थिति का समन्वय करना है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, ईरान। इजराइल भले ही किनारे बैठा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई रुचि या राय नहीं है कि वो अमेरिका से ईरान में क्या कार्रवाई देखना चाहता है। साथ ही लेबनान के साथ अमेरिका की मध्यस्थता वाली वार्ताएं, प्रधानमंत्री नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन की आधिकारिक बैठक नहीं होगी, लेकिन दोनों एक ही समय वॉशिंगटन में रहेंगे। कौन जानता है बंद दरवाजों के पीछे क्या होगा। साथ ही सीरिया के मामले में राष्ट्रपति ट्रंप इस बात का संकेत दे रहे हैं कि वे चाहते हैं कि इजरायली सेना न सिर्फ लेबनान से बल्कि सीरिया से भी वापस बुला ली जाए। लेकिन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान में इजराइल के लक्ष्यों को कैसे हासिल किया जाए। सैन्य अभियानों में सीधे भाग लिए बिना भविष्य के संयुक्त सैन्य अभियानों का समन्वय भी कर सकते हैं, जैसा 40 दिन की जंग में देखा गया। मैं इसे राजदूत के पास वापस ले जाऊंगी। आपकी राय में अगर बेंजामिन नेतन्याहू को ये बैठक मिले तो उन्हें क्या हासिल करना चाहिए? हम जानते हैं कि फरवरी के अंत में अमेरिका इजराइल का संयुक्त अभियान काफी प्रभावशाली रहा। आपकी राय क्या है? हाँ, ये एक शानदार अवसर है। हमने कहा था कि ये खास मौका है, लेकिन ये बेहतरीन है क्योंकि अक्टूबर के अंत में चुनावों से पहले शायद कोई बैठक न होती। निश्चित रूप से राष्ट्रपति उनसे मिलेंगे। ये अकल्पनीय है कि नेतन्याहू वॉशिंगटन में हों और व्हाइट हाउस न जाए, लेकिन जैसा कि एरियल ने कहा, ईरान शायद एजेंडा में बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि लेबनान भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर अमेरिकियों द्वारा की गई रणनीतिक गलतियों में से एक, और हमें इसे वैसे ही कहना चाहिए, वो लेबनान और होर्मुज जलडमरू मध्य और ईरान के बीच संबंध को स्वीकार करना था। मुझे लगता है नेतन्याहू इसे अलग करने की कोशिश करेंगे। वो लेबनान में कुछ चौकियों से इजरायली वापसी की शर्तों पर भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि लेबनानी सेना सुसज्जित हो और वास्तव में हिजबुल्लाह का सामना करने में सक्षम हो। ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, और मैं कहूँगा कि कुल मिलाकर ये नेतन्याहू के लिए एक शानदार अवसर है। और हम जानते हैं कि नेतन्याहू आमने सामने की बातचीत में बहुत असरदार हो सकते हैं और संतुलनकारी भूमिका निभा सकते हैं, जेडी वेंस और अन्य लोगों की तरह, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को ईरान के प्रति बहुत बहुत नरम रुख में धकेल दिया। नेतन्याहू उनके लिए एक संतुलन का काम कर सकते हैं। ये निश्चित रूप से दिलचस्प होगा ये देखना कि जब वे वास्तव में मिलते हैं तो क्या होता है। मैं जानना चाहती हूँ, लेबनान के संदर्भ में, जैसा कि राजदूत ने कहा, रोम में लेबनान और इजरायली टीमों के बीच अमेरिकी मध्यस्थता में छठे दौर की बैठक का दूसरा दिन समाप्त हो गया है। आप पायलट जोन का जिक्र कर रही थी। उन बैठकों से क्या निकल कर आ रहा है? और निश्चित रूप से ये बहुत कुछ कहता है कि जहां समझौता ज्ञापन में ये संबंध है, असल में इटली में बैठकें चल रही हैं। बैठकें चल रही हैं और हमारी जानकारी के अनुसार अभी एक और बैठक होने वाली है, लेकिन बैठकें बहुत बहुत तकनीकी हैं, माफ कीजिएगा, जैसा कि हम देख रहे हैं, क्योंकि अब ये उस स्तर पर आ गया है जहां वे वास्तव में उन क्षेत्रों का चयन कर रहे हैं, बिल्कुल वही क्षेत्र जहां से इजरायली सेना पीछे हटेगी, और वे क्षेत्र जहां लेबनानी सशस्त्र बल वास्तव में प्रवेश करेंगे। और आखिरकार ये तंत्र ठीक ठीक कैसे काम करेगा, और यही वो असहमति है जो दोनों पक्षों के बीच थी। लेबनान नहीं चाहता था कि इजरायली सेना के पीछे हटने और लेबनानी सेना के प्रवेश के बाद इजराइल इसकी पुष्टि करे। वो हिजबुल्लाह के ढांचे और उसके लड़ाकों को हटाती है, साथ ही उन्हें उन जगहों पर वापस जाने से भी रोकना है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हिजबुल्लाह को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन वे जब चाहें जहां चाहें वापस जा सकते हैं। और जो समझौता उभर कर सामने आ रहा है अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, लेकिन हमारे सहयोगी रजियल से भी, वो ये है कि ये काम कोई तीसरा पक्ष करेगा। ये स्पष्ट नहीं है कि कौन सा देश या संगठन ये करेगा, लेकिन लगता है कि UNIF को भी इस भूमिका से बाहर रखा गया है, तो यहां कोई तीसरा पक्ष नहीं होने वाला है। एक और मुद्दा जो इजरायलियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, वो दक्षिण लेबनान के शिया बहुल इलाकों में निजी घर हैं, जहां इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह वहां हथियार जमा करता है। ऐसी चीजें जो हम स्पष्ट रूप से विभिन्न वीडियो और तस्वीरों से भी देखते हैं जो IDF जारी करता है, और लेबनानी लोग अभी कह रहे हैं, और यही समझौता है रिपोर्ट्स के मुताबिक।
फिर से ये लेबनानी कानून के तहत ही किया जाएगा। इसका मतलब है कि शायद इसमें किसी तरह का, आप जानते हैं, एक जज भी शामिल होगा। मंजूरी पाने के लिए लेबनानी सेना को उस निजी घर के अंदर जाने की हरी झंडी मिलेगी, उसकी जांच करेगी और फिर बाद में इसकी रिपोर्ट करेगी। रोम से बहुत ही दिलचस्प अपडेट्स आ रही हैं और जैसा कि हम कह रहे हैं, इसी समय हम इंतजार कर रहे हैं कि ये सब इस समझौता ज्ञापन से कैसे जुड़ता है।